के लिए ये भी एक शुभकामनाएं हमारे लिए उपलब्धि है और ये शुभकामनाएं मैं सबको देना चाहता हूँ। साथियों, हम लोगों ने इसकी शुरुआत करीब 5 साल पहले से स्टार्ट किया। जब इसको सोच के तहत हमने सोचा कि भाई आज की जो परिस्थिति है, वर्तमान जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में हमारे पास में शिक्षा के जो अपॉर्चुनिटी है वो हमारे पास बहुत कम है और सरकार का रुख या जो भी यहाँ जिस तरह से बहुजन समाज से जो भेदभाव हो रहा है उसको देखते हुए इस बात का अंदाजा पहले से था कि जो वर्तमान में सरकारी शिक्षा या जो भी शिक्षा पद्धति है वो एक बहुजन समाज के हित में नहीं है और हमको हमारे हित में जो शिक्षा पद्धति होनी चाहिए उसके लिए हमको खुद ही निर्माण करना होगा, जिस तरह से हमारे महापुरुषों ने किया। हम जो काम कर रहे हैं वो नया काम नहीं है। इस काम को तथागत गौतम बुद्ध ने किया, उसी काम को सम्राट अशोक जी ने किया, उसी काम को अगर हम आधुनिक काल में अगर हम देखें तो महात्मा फुले जी ने किया, राजर्षि साहू महाराज ने किया, बाबा साहब ने किया। अब उसके आगे देखेंगे तो शिक्षा महर्षि उनने भी इस काम को किया, तो कंटिन्यू ये काम चलते रहा और इनने एक ही इनके काम को देखते हुए एक ही हमको एक सीख मिलती है कि अगर अपनी व्यवस्था अगर हमको करना है या खुद की मदद करना है तो हमको खुद ही सामने आना पड़ेगा। हम जब तक खुद सामने नहीं आएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन फिलहाल की जो परिस्थिति है, वर्तमान परिस्थिति क्या है, तो वर्तमान परिस्थिति में से सब महापुरुषों का जो आंदोलन हुआ और इस महापुरुषों के आंदोलन से हमको जो मिला और लास्ट में हमको एक डॉक्यूमेंट मिलता है वो है भारत का संविधान, जो हमको हक अधिकार देता है और हमको जीने का और हर तरह की जो सुख सुविधा देता है। उस सुख सुविधा के कारण हमने जो हमारी लड़ने की क्षमता है, हमको अपने आप में क्रिएट करने की क्षमता है, हमने इसको खो दिया। ये प्रतीत होता है। कैसे खो दिया? क्योंकि हमको रेडीमेड सब कुछ मिल रहा है तो हमको सोचने की जरूरत नहीं। संविधान में सब कुछ अगर है, व्यवस्था है, वो तो आएगा ऊपर से। जब ऊपर से आएगा हम उस पर निर्भर रहेंगे तो ऊपर से क्या आ रहा है, तो ऊपर से कुछ नहीं आ रहा है। ऊपर से जो आ रहा है तो औपचारिकता आ रही है और उस औपचारिकता शिक्षा में क्या हो रहा है, आज के अगर हम परिदृश्य देखें तो क्या हो रहा है कि एक जो गरीब जो समाज है, चाहे कोई भी हो, एक गरीब समाज और निर्धन समाज को सिर्फ वहीं तक शिक्षा दिया जा रहा है कि वो सिर्फ लेबर तक काम करे, लेबर बन, उसको लेबर बनने की ही शिक्षा दी जा रही है। आप उसको ओवरऑल अगर विश्लेषण करोगे तो आपको एक ही बात समझ में आएगा कि जो गरीब समाज है उसको सिर्फ लेबर बनाने का ही शिक्षा दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए आज की गवर्नमेंट की जो शिक्षा है, जो फ्री में जो शिक्षा दी जाती है, तो सिर्फ लेबर क्लास बनाने की तक ही शिक्षा दी जाती है। मीडियम क्लास के लिए कौन सी शिक्षा है? तो मीडियम क्लास जो है, ये मान लो सर्वसाधारण एक सर्विस क्लास हो या जो भी है, उसको ओनली सिर्फ सुपरवाइजर बनने तक की शिक्षा दी जाती है। सिर्फ वो सुपरवाइजर बन सके। सुपरवाइजर मतलब क्या बने? सिर्फ लेबर को अपने कंट्रोलर में रखे। जैसे हम मान लेते हैं उदाहरण की एक इंजीनियर बनना है तो कौन बन सकता है? इंजीनियर एक सर्वसाधारण परिवार का लड़का बन सकता है। गरीब परिवार का लड़का तो इंजीनियर बन ही नहीं सकता। अगर बन गया तो बहुत बड़ी बात। वो बनेगा, वो क्या करेगा? सिर्फ लेबर को कंट्रोल करेगा। तो वो सुपरवाइजर लेवल तक की उसको शिक्षा दी जाती है। तीसरा शिक्षा का माध्यम क्या है? जो रूल करेगा, वो शिक्षा का एक माध्यम है। जो जो ऊपर में जो लोग बैठे हैं, कि जो परिपूर्ण है आर्थिक रूप से या हर तरह से परिपूर्ण है, उन लोगों को रूल करने की शिक्षा दी जाती है और वो रूल करते हैं। जैसे नेताओं के लड़के हो गया, या कोई नेता है या कोई आईएएस है या कोई जो है, वो रूल करने का, वो आप पर राज्य करेंगे, वो आप पर राज्य करेंगे सुपरवाइजर के मार्फत। और सुपरवाइजर के अंडर में कौन रहेगा? लेबर क्लास। तो इस तरह का शिक्षा का अभी का परिदृश्य है और इसी को इम्प्लीमेंट करके निश्चित करने के लिए हमारे पास नई शिक्षा नीति आ चुकी है। जिस बारे में हम 5 साल पहले बात कर रहे थे वो 2 साल पहले भी आ चुकी है। नया शिक्षा नीति का अगर विश्लेषण करके आप देखोगे तो यही है, उसमें 3 स्तर बना के रख दिया, 3 स्तर बना के रख दिया है ना। आप उसको देख लो, 3 स्तर में उसको करके रख दिया कि एक ये होगा, क्या होगा, एक रिसर्च बेस्ड शिक्षा होगी, उसके बाद में मीडियम, और ऐसे 3 स्तर बना के रख दिया।
तो जहाँ तक हम जितने भी लोग हैं, हम तो एक तो निर्धन लोग हैं या फिर हम मीडियम क्लास है। अगर कोई नौकरी में चले भी गए तो हम मीडियम क्लास है, वो भी हम मीडियम क्लास तक कब तक रहेंगे? सिर्फ एक जनरेशन रहेंगे, उसके बाद में हम कहाँ आएंगे? हमारे माँ बाप क्या थे? वो लेबर ही थे, मीडियम क्लास में तो नहीं थे। हर दिन गुजारा करने के लिए काम करते थे, गुजारा करते थे। एक लेबर क्लास था। लेबर क्लास उसी को बोला जाता है जो हर दिन मेहनत मजदूरी करके हर दिन कमाता है और हर दिन खाता है, उसको लेबर क्लास बोला जाता है। लेबर क्लास की हम बच्चे। उसके बाद में अगर हम नौकरी में चले गए तो हम एक सर्वसाधारण इसमें चले गए, एक मीडियम क्लास में चले गए। मीडियम क्लास में हम कब तक रहेंगे? तो सिर्फ एक ही पीढ़ी रहेंगे, क्योंकि आने वाली जनरेशन हम जो काम कर रहे हैं वो करेगी या नहीं, या भविष्य में नौकरी है या नहीं है, तो हमको भली बत्ती मालूम है ना। क्या होगा कोई गारंटी नहीं है। अब इस तरह का जो परिस्थिति होगा तो हम भी लेबर क्लास में आ जाएंगे। अब तो लेबर क्लास के लिए हमारे पास में क्या व्यवस्था है? तो कोई व्यवस्था नहीं है। पीपल्स वुमन एजुकेशन सोसाइटी की यही थिंकिंग है, यही विचारधारा है। इसी बेस पर हमने इसको निर्माण किया है कि हम सभी लेबर क्लास के लोग मिलकर हम अपने लिए शिक्षा का संस्थान चुनेंगे, हम अपने लिए शिक्षा संस्थान बनाएंगे, खुद अपने पैसे से बनाएंगे। उसमें पढ़ने वाले भी हम ही लोग रहेंगे, हम उसको पढ़ाने वाले भी हम ही लोग रहेंगे। उसको क्या पढ़ाना है इसकी पद्धति डिसाइड करने वाले मैनेजमेंट के लोग भी हम ही लोग रहेंगे। हम अपने हिसाब से चूज करेंगे। दूसरी चीज क्या है कि भारत में ओपन शिक्षा आ चुकी है। ओपन शिक्षा मतलब कैसा? जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हुआ, विश्वीकरण हुआ, देश में हर तरह से प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन हो चुका है। प्राइवेट हर जगह हो चुका है। अभी प्राइवेट होने की वजह से शिक्षा में भी प्राइवेट हो चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैश्वीकरण ग्लोबलाइज हो चुका है, हर चीज ग्लोबलाइज हो चुकी है। आज हमारे कपड़े जो हम पहनते हैं वो अमेरिका से आ रहे हैं, कोई इंग्लैंड से आ रहा है। हमारी हर एक चीज, जरूरत की चीज जो है वो कोई अमेरिका से आ रही है, कोई इंग्लैंड से आ रही है, कोई जर्मनी से आ रही है, कोई चाइना से आ रही है, कोई जापान से आ रही है। तो हर एक चीज, चाहे वो गरीब हो चाहे उसका खाना हो, हर एक चीज ग्लोबलाइज हो चुका है। और ग्लोबलाइज से हर एक लेबर क्लास भी अछूता नहीं, हर तरफ सब हो चुका है। अगर हमारा लाइफ ही अगर ग्लोबलाइज हो चुका है तो हमको मिलने वाली शिक्षा क्यों ग्लोबलाइज नहीं हो रही? सवाल ये। जबकि देश ने क्या किया? देश ने शिक्षा को बोल दिया कि हाँ चलो ग्लोबलाइज हो सकते, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो शिक्षा पद्धति है, जो हमारे देश में शिक्षा पद्धति है, वो शिक्षा पद्धति ग्लोबलाइज नहीं है। अब जब ग्लोबलाइज नहीं है तो उसका असर कहाँ होगा? असर ऐसा होगा कि जब पूरी तरह से प्राइवेट हो जाएगा, सब कुछ जब प्राइवेट हो जाएगा, आज तो सभी प्राइवेट है, कोई भी नौकरी सरकारी नौकरी है नहीं, अगर है भी तो अभी गिनी चुनी है। वो भी गिनी चुनी कहाँ तक है? ज्यादा से ज्यादा 5 साल या 10 साल, 10 साल बाद में आपको सरकारी नौकर नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा सरकारी। यहाँ तक कि अभी तो तहसीलदार भी प्राइवेट आने वाला है, आने वाले कलेक्टर प्राइवेट आना चालू हो गया है ना। लेटरल एंट्री से कलेक्टर भी प्राइवेट चालू हो गया। आने वाले 10 साल में हमको कोई सरकारी नौकर नहीं मिलेगा। जब पूरा प्राइवेट हो जाएगा तो ये बताइए कि किसी अगर हमको एक तहसीलदार चाहिए, हाँ, अगर वो तहसीलदार चाहिए तो तहसीलदार के लिए जरूरी है कि भाई भारत से ही चाहिए। जिस तरह से कोई कंपनी में इंजीनियर लगता है, कोई अगर मैनेजर लगता है तो मैनेजर जरूरी है कि उस कंपनी को भारत से ही चाहिए? कहीं से भी जा सकता है। अगर उसको अच्छा पढ़ा लिखा और कम इसमें मिलता है तो जापान का भी इंजीनियर ला सकता है, क्योंकि उसने इंजीनियर मांगा है। आपको ये नहीं बोला है। कोई अगर कंपनी है, अगर प्राइवेट कंपनी है, या अमेरिका की कंपनी है, या मान लो एक अंबानी की कंपनी है, अंबानी को अगर इंजीनियर चाहिए तो जरूरी है कि उसको भारत से चाहिए? नहीं चाहिए। अदानी को इंजीनियर चाहिए तो जरूरी है भारत से चाहिए? नहीं चाहिए। तो इसका मतलब वो कहीं का भी इंजीनियर हो सकता है। अब हमारा मान लो कोई इंजीनियर की पोस्ट है तो हाँ, उस पोस्ट के लिए अमेरिका वाला भी आएगा, जापान वाला भी आएगा, इंग्लैंड वाला भी आएगा, भारत वाला भी आएगा। अब उसके उसके पढ़ाई के और उसके लेवल में और हमारे लेवल में क्या अंतर रहेगा? क्योंकि हमने तो अपने लेबर क्लास वाला शिक्षा हमने ग्रहण किया है और उसने वैश्विक स्तर का शिक्षा ग्रहण किया है, तो क्या हमारा लेवल रहेगा कि हम उससे कॉम्पिटिशन कर सकते? ये आने वाले समय में हमारी दिक्कत है। अब इस दिक्कत के कारण हमको क्या करना है कि हमको विश्व स्तर की शिक्षा पद्धति को चुनना होगा। इसीलिए हमने यहाँ पर आईसीएसई बोर्ड जो विश्व स्तर की जो बोर्ड है, विश्व स्तर की जो शिक्षा पद्धति है, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, हमने उसको चुना है। और उसके तहत हम जो कभी हम सपने में भी नहीं सोच सकते, एक लेबर क्लास जो सपने में भी नहीं सोच सकता कि भाई मेरा बच्चा एक अच्छी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ेगा,
उनके बच्चों को हम यहाँ इंटरनेशनल लेवल की शिक्षा प्रदान करने का प्रण जो है ये पीपल्स एजुकेशन वुमन एजुकेशन सोसाइटी ने लिया है, और उसी के तहत हम यहाँ पर पीपल्स इंटरनेशनल स्कूल ओपन करने जा रहा है। साथियों, यहाँ पर जो हमारा स्कूल होगा वो करीब करीब 21,000 स्क्वायर फीट में स्कूल होगा, और उसके बाद में रेसिडेंशियल हॉस्टल भी होगा, जो यहाँ बच्चे भी होंगे और यहीं पर रहेंगे। हमारे स्कूल की कैपेसिटी करीब करीब 2000 स्टूडेंट की कैपेसिटी होगी, और ये पूरा प्रोजेक्ट करीब करीब 50 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 50 करोड़ का क्या प्रोजेक्ट है? सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग और हॉस्टल, उसके बाद में यहाँ पर ऑडिटोरियम, टीचर स्टाफ के लिए क्वार्टर और पूरे ग्राउंड, ऐसे मिला के पूरा प्रोजेक्ट 100 करोड़ तक चला जाएगा। फिलहाल में यहाँ पर हम 100 करोड़ रुपए जो इन्वेस्ट करना है, तो इसके लिए तो हमारे पास पैसा नहीं है। या हम जो कुछ भी कर रहे हैं, सोसाइटी के जो हमारे 200 मेंबर है, हम उनके माध्यम से जो भी हमारा मेंबरशिप का पैसा जमा हुआ, उसके आधार पर हमने यहाँ 15 एकड़ जमीन खरीदा और उसके आधार पर ये कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो पैसा नहीं है। तो पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा दोस्तों ऐसा आएगा कि हमारे पास में जब ये शिक्षा से जब पीड़ा जो है, शिक्षा की पीड़ा जो है वो हर किसी को है, हर कोई चाहता है मेरा बच्चा अच्छे से पढ़े, लेकिन उसके पास में ऑप्शन है क्या? नहीं है। जब हम अच्छा ऑप्शन अगर खड़ा करेंगे तो हर एक पीड़ित हमारे साथ है, क्योंकि पीड़ा तो सबकी है। जब पीड़ा उसकी है तो वो पीड़ित है, और ये पीड़ित कितना है? तो 95% लोग पीड़ित है। अब 95% जब वो पीड़ित है तो वो उसकी पीड़ा है, तो आपके साथ है। अब वो आपके साथ है। हमारी यहाँ की देश की जनसंख्या कितनी है? तो अरबों में जनसंख्या है। अगर हमारे साथ अरबों में छोड़ो 1 करोड़ भी लोग अगर आपके साथ आ गए और उसने 1 रुपए भी दिया, तो हम करोड़ों रुपए ऐसे ही जनरेट कर सकते हैं। हमको 100 करोड़ ये कोई मायने नहीं है। ये हमारे पास अगर लोग हमारे साथ जुड़े और हमारा सही काम है, तो हमारे पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे कि अगर हमारा अगर जो सिस्टम है कि फंड जनरेट करने का, तो हम 2 साल में ये बिल्डिंग को खड़ा हो जाएगा। 50 करोड़ का जो भी फंड आ जाएगा, और वो 50 करोड़ का फंड में जो बिल्डिंग जो है तो 2 साल में खड़ी दिखेगी। दोस्तों, सिर्फ यही है, सवाल यही है कि सभी हम जो मेंबर है, हम एकजुट रह के उसमें हेल्प करें, क्योंकि एक आदमी का काम नहीं है, ये पूरे टीम का काम है। और ये टीम का काम है, सभी लोगों ने अपने अपने लेवल पर जो हम कर सकते हैं उसको थोड़ा बहुत करना है, क्योंकि सब लोग हम मिलेंगे तो हम काम करेंगे। और इस तरह से हमारे पास में अभी 2 रास्ते हैं, एक सीएसआर फंडिंग और क्राउड फंडिंग। तो क्राउड फंडिंग के माध्यम से हम लोग जैसे ही यहाँ पर अभी भूमि पूजन करके हम लोग टेम्पररी स्कूल को चालू करेंगे। जब ये टेम्पररी स्कूल चालू हो जाएगा, उसके बाद में हम यहाँ पर क्राउड फंडिंग का काम स्टार्ट कर देंगे। क्राउड फंडिंग मतलब क्या? कि वही है कि जैसे 1 करोड़ लोगों तक हमको अगर 1-1 रुपए एक आदमी से लेना है, 1 करोड़ लोगों से लेंगे तो 1 रुपए लेंगे तो 1 करोड़ हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि 1 करोड़ लोगों तक पहुंचना है। पहुंचने के लिए क्या होता है? सिस्टम लगता है। जब 1 करोड़ लोगों तक पहुंचना है तो आपको सिस्टम की जरूरत है। जब आप सिस्टम बनाओगे तो सिस्टम के लिए खर्चा भी लगता है। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि 1 रुपए लेना आसान नहीं होगा। इसलिए हम लोग कितना लेंगे? इसलिए हम उनसे 10 रुपए लेंगे, क्योंकि सिस्टम में भी तो आधा पैसा चला जाएगा। अगर हम 10 रुपए लेंगे तो हमको उन तक पहुंचना और वो पैसे को लाना, इस सिस्टम में 5 रुपए चले जाएंगे। हमारे पास सोसाइटी के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए 5 रुपए आए। तो इस तरह से हम साल भरे में हम लोग करोड़ों रुपए जनरेट कर लेंगे। साल भरे में या 2 साल में पूरा जनरेट कर लेंगे। हमारा टारगेट ये है कि एक मॉडल स्कूल के रूप में इसको स्थापित करना। जब ये स्कूल बन जाएगा, जब ये एक मॉडल बन जाएगा, हम दूसरी स्कूल दूसरी जगह बनाएंगे। इस तरह से कम हर एक तहसील में एक स्कूल बनाना, क्योंकि ये जो सोसाइटी है ये विदर्भ लेवल की है। हमारा ये सपना है कि हमारे विदर्भ में हर एक तहसील में कम से कम एक स्कूल ऐसी हो जो लोगों के लिए, लोगों द्वारा बनाया गया है। लोगों के लिए बनाए, लोगों ने बनाए, अपने पैसे से बनाए। उसीलिए हमने अपने सोसाइटी का भी नाम पीपल्स वुमन एजुकेशन सोसाइटी रखा, और हमारे स्कूल का भी नाम पीपल्स इंटरनेशनल स्कूल होगा, क्योंकि उसका भाव होना चाहिए कि लोगों का पैसा है, लोगों का स्कूल है, और लोग ही इसमें पढ़ते हैं। बनाने वाले लोग, पैसा लोगों का, सिर्फ हमारे पास क्या रहेगा? हमको इसको संचालित करने का पावर रहेगा। हमको भली भांति इसको बेहतरीन तरीके से संचालित करना है। ये हमेशा भाव रखना है कि मेरे पैसे से नहीं है, हमारा सोसाइटी के मेंबर जो भी है ना, जिसने हमने पैसा लगाया, वो पैसे की लैंड है, सिर्फ हमारी जमीन है, आज भी बरकरार है। हमारा जो पैसा है वो आज भी बरकरार है। इसमें जो स्कूल बनेगी वो लोगों के पैसे से बनेगी, लेकिन वो स्कूल किसकी होगी? तो लोगों की होगी, और लोगों को ही वो समर्पित होगी। हमको काम भी करना है तो लोगों के लिए ही काम करना है। हम मेंबर है, हमारे भी बच्चे पढ़ेंगे तो उसी लेवल पर पढ़ेंगे, उनको भी फीस देना है, वो भी बराबर रहेंगे, हमारे भी बच्चे बराबर रहेंगे। ये नहीं कि भाई मैं मेंबर हूँ तो मेरे बच्चों को कुछ अलग होना चाहिए।
बिल्कुल अलग नहीं होगा। सिर्फ हमारे पास में पावर क्या होगा, इतना ही पावर होगा कि इसका मैनेजमेंट का पावर हमारे पास है। इसके सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। तो ये लोगों का जो संकल्प है, लोगों के लिए हमको जो एक अच्छा ऑप्शन खड़ा करना है, उस संकल्प के साथ में हम चलेंगे। और समय के साथ में बहुत मतलब जितना कुछ हो सके थोड़ा बहुत जानकारी देने की कोशिश किया हूँ। और हम इसको सभी मेंबर इसको भली भांति समझेंगे। और इसके हम लोगों को जो मेंबर को जो 1,10,000 रुपए जो देना है, कि जिसके फल स्वरूप हम यहाँ पर अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो हर एक मेंबर को एक विनती है या फिर उनको आह्वान भी है कि वो अपना अपना जो मेंबरशिप का जो अमाउंट है कि हमको 1,10,000 रुपए देना है, उस 1,10,000 को हम पूरी तरह से पे करें। क्योंकि जब ये स्कूल बन जाएगी उसके बाद में हमको अपना पैसा निकाल भी लेना है वापस। ये कब निकालना है, हमारा टारगेट था कि 5 साल में बन जाएगी, 5 साल बाद में हम अपना पैसा वापस भी निकालेंगे, कि 2-2 हजार रुपए हर महीने के हिसाब से निकाल भी लेंगे। लेकिन हमारा 5 साल तक सिर्फ यहाँ तक पहुंचे, हो सकता है और हमको और 2 साल लगेंगे। जब हमारा स्कूल बन जाएगा उसके बाद में हमको क्या करना है, अपना पैसा भी निकाल लेना है, क्योंकि ये लोगों का है। हम भी उन्हीं उन्हीं में शामिल है, हम भी लोगों में ही शामिल है। तो हमारा पैसा भी ज्यादा नहीं लगना चाहिए। इस संकल्पना के साथ में हमको चलना है। लेकिन अभी फिलहाल में जो हमको पैसे की जरूरत है, तो उसके लिए हम अपना मेंबरशिप का अमाउंट जो है उसको कंप्लीट करें। या कोई आदमी अगर 2 मेंबरशिप लेना चाहता है तो 2 मेंबरशिप भी ले, जिससे एक मेंबर मान लो उसके पति है तो पत्नी भी ले ले। आने वाले समय में उसके 2 बच्चे, दोनों मेंबर बन जाएंगे। और ये स्कूल जो बन रही है, कोई भी स्कूल जो बनती है वो सिर्फ कुछ सालों के लिए नहीं बनती है, हमेशा के लिए बनती है। तो ये हजारों सालों के लिए हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन फिलहाल में जो बिल्डिंग बनाएंगे तो उसकी उम्र तो 100 साल रहेगा। उसके बाद भी इसकी जगह दूसरी बिल्डिंग बनाएंगे, हो क्या कि भाई हमारे बच्चे बनाए या नाती बनाए। लेकिन ये जो सिलसिला जो चालू होगा, ये हमारे जनरेशन के लिए और सभी लोगों के लिए सिलसिला है। और ये सिलसिला होगा कि हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए हम शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास में कोई व्यवस्था नहीं दोस्तों। जो भी व्यवस्था बाबा साहब ने, महात्मा फुले जी ने, अजर सिंह साहू महाराज ने, इन लोगों ने जो शिक्षा के लिए जो व्यवस्था किया था, आज वो नेस्तनाबूद है। हमारे पास में नहीं है उनकी व्यवस्था। जो उनने जो व्यवस्था सोचे थे कि जिस तरह से सभी बहुजनों को शिक्षा मिलेगी, लेकिन आज वो खत्म हो चुका है पूरी तरह से। अगर है भी तो क्या है, ग्रांट के इसमें गवर्नमेंट के लेवल पर उसको चला रहे, उसका स्तर इतना गिरा हुआ है कि हम सोच के भी उसमें कोई भी आदमी उस शिक्षा लेने के लिए नहीं जाता। आज का जो दौर है उसके साथ में हमको चलना है। और आज के दौर में हमको प्राइवेट शिक्षा और विश्व स्तर की शिक्षा की जरूरत है। और उसके लिए हमको सभी लोगों को सामने आकर काम कर कर हमको अपना शिक्षा संस्थान का स्थापना करना है। और उसी के लिए सभी मेंबर अपना योगदान देंगे, इतनी आशा के साथ मैं यहाँ पर अपना 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय फुले, जय साहू।